गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बीए थर्ड ईयर की इस क्लास में हम विश्व के इतिहास में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका की क्रांति। हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अमेरिका की खोज का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाता है, जो 1492 ईस्वी में स्पेन से एशिया का जलमार्ग ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह पश्चिमी द्वीप समूह पहुंच जाएगा और उसी के द्वारा इस नई दुनिया या अमेरिका की खोज की गई थी। लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिका एक इटालियन अमेरिको वेस्पूची के नाम पर रखा गया है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और अब आप देखिएगा, ये अमेरिका का जो पूरा 13 राज्यों से मिला 13 उपनिवेशों से मिला एक साम्राज्य था। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वहां पर क्रांति करनी पड़ी और इन उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इससे पूर्व में हम जरा इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लें। अमेरिका के इस विशाल साम्राज्य में आप देखिएगा, सबसे पहले जो अपने पैर स्थापित करने में सफल हो सका वो देश था स्पेन। और स्पेन वहाँ धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करता हुआ अपने वर्चस्व में वृद्धि करता जा रहा था। तभी उसकी इस बढ़ती हुई प्रगति को देख करके इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी इस दिशा में अपने कदम उठाए और इंग्लैंड जैसे साम्राज्यवादी देश को यह रास भी नहीं आ रहा था कि स्पेन अमेरिका में अपने वर्चस्व में वृद्धि करे। और उसकी इसी प्रगति को रोकने के उद्देश्य से भी इंग्लैंड इस दिशा में आगे आया और कुछ ही समय में आप देखिएगा स्पेन की उस प्रगति को अवरुद्ध करने में इंग्लैंड को कामयाबी मिली। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि एलिजाबेथ के द्वारा सर्वप्रथम हम्फ्री गिलबर्ट को यह आदेश दिया गया कि दूर दूर तक जितने भी राज्य हैं और जहां किसी ईसाई राजा का अधिकार नहीं है, उन सभी राज्यों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर ले। आप देखिए, जो गिलबर्ट था इस दिशा में वो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और उसके इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो कार्य किया गया। उसके सर वाटर रेले जो थे, उन्होंने गिलबर्ट के इस कार्य को आगे बढ़ाया। और इसमें आप थोड़ा सा नोट भी करेंगे, रेले द्वारा सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश सेंट लॉरेंस नदी और फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेज बस्ती बसाने की अनुमति दी गई और इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का भी असफल प्रयास किया था। इसके बाद आप देखिएगा, 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लीमथ की कंपनियों को यह अनुमति दी कि कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बसाए और लाभ के लिए व्यापार करें। अब देखिए, यहाँ पर पूरा समर्थन जो ब्रिटेन का राज्य था वहाँ के राजाओं के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में विस्तार करने, अमेरिकी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में पूर्ण रुचि ली जा रही थी। और यही कारण है कि धीरे धीरे आप देखिए कि इस अमेरिका के पूरे साम्राज्य में अंग्रेजों का विस्तार इतना तीव्र गति से हुआ कि कुछ ही समय में संपूर्ण भूभाग जो था वो अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। इसमें आप लिखिएगा, 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेज
वर्जीनिया के क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन बसाने में कामयाब हुए। इसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे ये विस्तार आगे बढ़ता जा रहा था और 1681 ईस्वी में विलियम पेन ने पेनिसिल्वेनिया बस्ती की नींव रखी। पेनिसिल्वेनिया बस्ती की नींव रखी और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश जो थे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। अब ये टोटल उपनिवेश जो थे उनकी संख्या बढ़कर के 13 हो गई थी। इन 13 उपनिवेशों के आप नाम लिखिएगा। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। ये 13 उपनिवेश थे जिससे मिलकर के ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था। अब ये उपनिवेशों के बसने के क्या कारण थे, किन परिस्थितियों ने इन उपनिवेशों की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें आप पहला कारण लिखिएगा। तो हेडिंग डालेंगे उपनिवेशों के बसने के कारण। इसमें पहला लिखिएगा यूरोप में होने वाले निरंतर युद्ध और जनसंहारक युद्धों से मुक्ति प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट, उस भयंकर परिपाटी से बचने की आशा जिसके द्वारा निर्धन लोगों को जबरन पकड़कर युद्धों में झोंक दिया जाता था और इसके लिए उन्हें अमीरों के हाथों बेच दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन लोगों को यह आशा थी कि नए उपनिवेशों में शांति और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने का अवसर इन्हें प्राप्त होगा। अब देखिए ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये उपनिवेशों की स्थापना में महत्वपूर्ण सफलता मिली या महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। आप देखिए इंग्लैंड के अंदर जनरली जो निर्धन वर्ग के लोग थे उनको जबरन पकड़ करके युद्धों में संलग्न कर दिया जाता था, झोंक दिया जाता था। साथ ही साथ आप देखिएगा एक निरंतर लंबे समय से चली आ रही अशांति और युद्धों का दौर वो इंग्लैंड में देखने को मिला था, क्योंकि हर यूरोपीय राष्ट्र आप देखिए अपने अपने साम्राज्य विस्तार और उपनिवेशों में वृद्धि के कारण एक दूसरे को युद्ध के लिए बार बार ललकार रहा था। तो युद्ध की स्थिति यूरोप के अंदर हमेशा बनी रहती थी। तो ये जो नए उपनिवेशवासी थे उन्हें ये उम्मीद थी कि यदि हम इन नए उपनिवेशों में बसेंगे तो संभवतः अभी तक जिस अन्याय और अत्याचार को, जिस अशांति और अराजकता को हम झेल रहे हैं, संभवतः उससे हमें जीवन पर्यंत के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और उनकी इसी आशा ने इन उपनिवेशों को बसने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके बाद आप लिखिएगा क्रांति के कारण। कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने अमेरिकी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। अब देखिए ये प्रेम और अपनापन जो था ये उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति कम क्यों था, क्योंकि इन्होंने वहां पर अपने साथ कभी भी न्याय होते हुए नहीं देखा था। इन्होंने वहां स्वतंत्रता पूर्वक कभी जीवन यापन नहीं किया था, ना इन्हें प्रशासन की ओर से कभी कोई सुविधा प्राप्त होती थी और ना ही कभी इनकी मांगों को लेकर के प्रशासन इनकी सहायता करता था या प्रशासन इनके प्रति उत्तरदायित्व होता था।
इसलिए अपने प्रति हुए इस भेदभाव को लेकर के ये लोग जो थे वो काफी दुखी थे और इंग्लैंड से उनको किसी प्रकार का लगाव नहीं था। वह स्वयं भी चाहते थे कि किसी तरह से उन्हें यहाँ से मुक्ति मिल जाए और वह किसी दूसरे स्थान पर जाकर के अपना शांति में समृद्ध जीवन जीने की उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इसलिए ये जो उपनिवेश में बसने वाले इंग्लैंड के निवासी थे, आप देखिए इन उपनिवेशों में जो ज्यादातर लोग आए थे वो सब इंग्लैंड से ही आए थे, आप कह सकते हैं वो इंग्लैंड के ही निवासी थे। लेकिन इसके बाद भी उन्हें इंग्लैंड से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने अभी तक के जीवन में कभी भी इंग्लैंड में रहते हुए सुख और शांति प्राप्त नहीं की थी और इसी कारण से ये इंग्लैंड से दूर रहना अधिक पसंद करते थे और इन्हें इंग्लैंड से कोई लगाव नहीं था। दूसरा आप देखिएगा, अगला पॉइंट लिखेंगे चारित्रिक भिन्नता। चारित्रिक भिन्नता, इसमें आप एक कोटेशन लिखिएगा। इतिहासकार ट्रेवेलियन ने लिखा है कि, इतिहासकार ट्रेवेलियन ने लिखा है कि जहां अंग्रेज समाज पुराना था, जहां अंग्रेज समाज पुराना था उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी। यहाँ अमेरिकी लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर नया जीवन अपनाया था, नया जीवन अपनाया था और अब वे अमेरिकी बन चुके थे, और अब वे अमेरिकी बन चुके थे। इसके साथ साथ आप देखिएगा जो यहाँ पर भी दो थे, एक वर्ग वो था जो प्लूरिटिन थे और दूसरा कैथोलिक चर्च इंग्लैंड के अंदर विश्वास करता था। तो यहाँ पर चारित्रिक भिन्नता जो थी वो भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जैसा कि ट्रेवेलियन ने भी अपने कोटेशन से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि दोनों के अंदर काफी हमें भिन्नताएं या असमानताएं देखने को मिलती हैं, जो दोनों को एक साथ रहने पर सिर्फ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, ना कि उनको शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश कर सकती हैं। तो इस चारित्रिक भिन्नता ने भी इन उपनिवेशों में रहने वाले अमेरिकियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना या क्रांति करने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। अभी स्वतंत्रता प्रेम किस रूप में था, आप देखो लंबे समय तक ये लोग इंग्लैंड में रह करके एक तरह से परतंत्र जीवन जीते आए थे। अपनी इच्छाओं के अनुसार इन्होंने कभी भी जीवन यापन नहीं किया था। साधारण सी साधारण बातों के लिए भी इन्हें बंदिश में जीवन जीना पड़ रहा था। तो अब ये जब इंग्लैंड से दूर जाकर के इनको बसाया गया था तो ये अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे जो इनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। इसलिए ये जनतंत्र या लोकतंत्र में विश्वास करते थे ताकि इनकी जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो बनी रहे और उन्हीं स्वतंत्रताओं के साथ ये अपना जीवन यापन करे। तो अपनी स्वतंत्रता के लिए भी या अपना नेचर स्वतंत्रता प्रिय बनाए जाने के बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध इस क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर उपनिवेशों की शासन व्यवस्था जो थी वो भी दोषपूर्ण पाई गई थी। जो संपूर्ण शासन व्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला आप लिखेंगे गवर्नर, गवर्नर। दूसरा आप लिखेंगे गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति, और तीसरा आप लिखेंगे विधायिका सदन, विधायिका सदन या असेंबली।
अब देखिए तीनों जो थे वो शासन के महत्वपूर्ण अंग थे, लेकिन इन तीनों में जो संबंध होना चाहिए था, जो आपसी सूझबूझ से कार्य करने की परिपाटी होनी चाहिए थी, उसका हमें पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है। जहां आप देखिएगा गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति, ये दोनों जो थे वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे, जबकि हम विधायिका सदन या असेंबली में देखें जहां पर जनता के चुने हुए नागरिक होते थे, ये इन दोनों का पहले जो प्रशासन के भाग थे इनका उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों का उत्तरदायित्व सम्राट के प्रति था। फिर आप देखिएगा यदि हम अधिकारों की बात करें तो अधिकारों को लेकर के भी इन तीनों प्रशासन के महत्वपूर्ण अंगों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। पहले दोनों भाग जो थे, इन दोनों भागों के पास अधिकार थे लेकिन उत्तरदायित्व नहीं थे। जहां आप देखिए असेंबली के इनके पास उत्तरदायित्व थे पहले दो भागों के पास, लेकिन अधिकार नहीं थे। वहीं जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण अंग था विधायिका या असेंबली का, इसके पास अधिकार तो थे लेकिन उत्तरदायित्वों का अभाव था। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा जैसे गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य हैं उनका जो वेतन तय किया जाना था उसका उत्तरदायित्व विधायिका के ऊपर होता था, और कई बार इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनके वेतन में वृद्धि नहीं की जाती थी, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए सदस्य होते थे और इस पर उत्तरदायित्वों का अभाव था, जबकि इस पर उत्तरदायित्वों का भार ज्यादा दिया जाना चाहिए था। तो इस कंडीशन में पूरी जो प्रशासन का ढांचा है वो काफी डामाडोल था, और इस प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण उपनिवेश निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनके अधिकार, उनका जीवन यापन, सब कुछ भी बात जो थी वो निश्चित नहीं थी। इस दशा में अपने लिए एक बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था के उद्देश्य से इन उपनिवेश वासियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए क्रांति की या संघर्ष किया। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा उपनिवेशों की उपयोगिता। उपनिवेशों की उपयोगिता एक भ्रांत अवधारणा। उपनिवेशों की उपयोगिता एक भ्रांत अवधारणा। यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा माना जाता था ये जो उपनिवेश हैं, ये उपनिवेश आर्थिक लाभ के उद्देश्य से काफी फायदेमंद है, और संभवतः इंग्लैंड द्वारा प्रारंभ में इन्हीं उद्देश्यों की आर्थिक लाभ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही उन्होंने इन उपनिवेशों की स्थापना की थी और अपने अधिकांश लोगों को वहां पर बसाया था। इवन आप देखिएगा जब किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता था तो जो अधिकारी होते थे, न्यायिक अधिकारी, जज आदि, इनको ये कहा जाता था कि इन्हें दंड के स्थान पर उपनिवेशों में भेजने या बसने के लिए विवश किया जाए, और ऐसा ही हो रहा था। लेकिन आप देखिए इंग्लैंड का जो मुख्य ध्येय था आर्थिक लाभ प्राप्त करना इन उपनिवेशों से, उसकी ये जो अवधारणा थी वो भी यहाँ पर गलत सिद्ध हो गई थी, क्योंकि उपनिवेश के निवासी जो थे वो इंग्लैंड के प्रति उतने ईमानदार नहीं थे, क्योंकि वह स्वयं अपने आर्थिक लाभ के लिए कार्य करना चाहते थे, स्वयं अपने आप को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो आर्थिक लाभ की लालसा इंग्लैंड को थी वो लालसा उसकी समाप्त हो चुकी थी, या वो महत्वाकांक्षा उसकी समाप्त हो गई थी। इसमें आप देखिएगा कुछ कानून बनाए गए थे, जैसे आप देखिएगा जो पोत का निर्माण किया जाता था, जो जल पोत का निर्माण किया जाता था, उस निर्माण को लेकर के भी उपनिवेश जो थे वो काफी सजग हो गए थे। इंग्लैंड ये चाहता था कि अधिकार उसके पास रहे, लेकिन अमेरिकी अपने माल के आयात निर्यात के लिए इसका स्वयं निर्माण करना चाहते थे और स्वयं उस पर अपना अधिकार भी रखना चाहते थे। इसी तरह से आप देखिएगा कुछ व्यापारिक अधिनियम भी बनाए गए थे आयात निर्यात को लेकर के। वो नियम जो थे वो भी इंग्लैंड ने इस उद्देश्य से बनाए थे कि उनको अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके, लेकिन यहाँ पर भी उपनिवेश वासियों द्वारा इस तरह के जो नियम बनाए गए उनका विरोध किया जा रहा था। तो इंग्लैंड का हर एक जो पासा फेंका जा रहा था वो विफल हो रहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव।
सप्तवर्षीय युद्ध आप जानते हैं, अमेरिका और फ्रांस के बीच भारत में भी बहुत प्रतिस्पर्धा रही थी। यहाँ पर अपना अपना व्यापार और उपनिवेशों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों ही देश जो थे उनमें संघर्ष की स्थिति बनी रही थी। सेम वही सिचुएशन जो थी वो यूरोप के अंदर भी थी। दोनों देश अपने अपने उपनिवेशों की वृद्धि करने के उद्देश्य से संघर्ष रखते और कई सौ वर्षों तक दोनों के बीच युद्ध भी हुए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका था 1757 से लेकर के 1763 ईस्वी तक दोनों देशों के बीच ये सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अब अभी तक आप देखिएगा उपनिवेशवासी थोड़ा इंग्लैंड के ऊपर डिपेंड थे, क्योंकि कनाडा में जो फ्रांसीसी रहते थे उन्हें उनसे हमेशा आक्रमण का खतरा बना रहता था। लेकिन जब ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर दिया, तो इन उपनिवेशों को फ्रांस के आक्रमण की जो संभावनाएं थी वो समाप्त हो गई और अब वो और अधिक स्वतंत्र होकर के और अधिक खुले रूप से इस चीज का विरोध करने लगे थे कि इंग्लैंड या अन्य कोई भी यूरोपीय शक्ति उनके निजी मामलों या व्यक्तिगत मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे। और फिर बाद में आप देखिएगा यहाँ पर फ्रांसीसी जो थे उन फ्रांसीसियों द्वारा इन उपनिवेशवासियों को अपना सहयोग भी प्रदान किया जाने लगा था। तो जिन फ्रांसीसियों का अभी तक भय बना हुआ था वही फ्रांसीसियों का भय अब समाप्त हो गया था और वो उनके सहयोगी बनने लगे थे। नेक्स्ट आप लिखिएगा नवविजित क्षेत्र की समस्या। नवविजित क्षेत्र की समस्या। अभी नवविजित क्षेत्र कौन से थे? अभी तक अमेरिका के जिन क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था, अब वो सारा क्षेत्र इंग्लैंड के अधिकार में आ गया था और इंग्लैंड के पास एक विशाल भूभाग इकट्ठा हो गया था। लेकिन अब समस्या क्या थी कि इस नवविजित भूभाग में जो लोग रहते थे वो विचारधारा से बिल्कुल अलग थे। उनमें आप देखिएगा जैसे रेड इंडियंस जो थे वो रेड इंडियंस फ्रांस के प्रति अपनी अच्छी भावनाएं रखते थे और फ्रांसीसियों से उनको लगाव था। दूसरी बात आप देखिएगा जनसंख्या वृद्धि जो है वो भी काफी तीव्र गति से हो रही थी। तो इस समय इंग्लैंड के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसने फ्रांस से जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया है उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह से ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए कि वो लोग शांति से रह सके और किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं न फैलाएं। तो ये नव क्षेत्रों पर आधिपत्य ये इंग्लैंड के लिए एक समस्या बना हुआ था। और फिर आप देखिएगा इंग्लैंड इस समस्या के समाधान में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। इन नवविजित क्षेत्रों की जो जनता थी उसको वो संतुष्ट नहीं कर पाया था। परिणाम स्वरूप ये क्रांति का मार्ग जो था वो प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। अब पुनः एक बार वही बात मैं दोहराती हूँ कि इंग्लैंड द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे थे और उन्हीं प्रयासों के तहत इन उपनिवेशों के लिए एक नई आर्थिक नीति का गठन किया गया था। और उसी के तहत आप देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका सबसे पहले शुगर एक्ट। इंग्लैंड द्वारा अपनी इस नई आर्थिक नीति के तहत सर्वप्रथम शुगर एक्ट बनाया गया था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में शुगर एक्ट बनाया गया था जिसका उद्देश्य व्यापार को नियंत्रित किए बिना आगे बढ़ाना था। व्यापार को नियंत्रित किए बिना आगे बढ़ाना था। यह पुराने मोल्सेस एक्ट का ही संशोधित रूप था। इस एक्ट के अनुसार विदेशी रम के आयात को बंद करना और सभी
सभी स्थानों से आए शीरे पर साधारण कर लगाना और शराब, रेशम, कॉफी तथा अनेक विलास सामग्रियों पर भी कर लगाना था और इस एक्ट को बड़ी सख्ती के साथ लागू करना था। किंतु आप देखिएगा, यद्यपि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस शुगर एक्ट को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों की जनता ने कुछ ही समय में इस एक्ट की धज्जियां उड़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो जिस उद्देश्य को लेकर के ये एक्ट बनाया गया था, बिना किसी नियंत्रण के या व्यापार को नियंत्रित किए बिना व्यापार में वृद्धि करना, उसमें उसको लाभ नहीं मिल पाया था या सफलता नहीं मिल पाई थी। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो इसके एक्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।